बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से एक टॉपिक देखने लगे हैं और वो है लैंग्वेजेस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान है इसके अंदर जो ज़ुबानें बोली जाती हैं आज हम उनकी बात करेंगे। जो मेजर ज़ुबानें हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है, जो टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी लैंग्वेजेस को, थोड़ा सा लैंग्वेजेस जो है उसके एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उर्दू लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, फिर पंजाबी को, फिर पश्तो को, फिर सिंधी को और फिर बलोची को जो है हम डिस्कस करेंगे। यानी जो 4 हैं ये तो प्रोवेंशियल लैंग्वेजेस हैं, सूबाई ज़ुबानें जो है सूबों के अंदर बोली जाती हैं, मेजर हैं, और साथ में उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर मोर और लेस जो है वो 30 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो 30 से ज़्यादा जो ज़ुबानें बोली जाती हैं वो कुछ तो जो मेन लैंग्वेजेस हैं उन मेन लैंग्वेजेस की ही सब ब्रांचेस हैं और कुछ जो हैं वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इस मैप के अंदर देखिए तो आपको नज़र आ रहा होगा उर्दू जो है वो 10% लोग यहाँ पे बोलते हैं, है नेशनल लैंग्वेज, लेकिन जो बोलने वाले लोग हैं जिनकी अपनी ये मादरी ज़ुबान जिसे हम कह सकते हैं तो वो ओनली 10% लोगों की है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है पाकिस्तान के अंदर वो है पंजाबी, जो कि ऑलमोस्ट 48 या 50% के करीब है, कि यानी 50% हम ये कह रहे हैं पंजाब पाकिस्तान है और 50% जो है वो पंजाबी बोली जाती है। अब पंजाबी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं और वो भी पंजाबी का हिस्सा ही हैं। उसके बाद फिर सिंधी 12% पे बोली जाती है, ठीक है, फिर सराइकी 10% पे है। अब ये जो सराइकी है ये भी एक्चुअली में पंजाबी का ही जो है वो डायलेक्ट है। फिर पश्तो है जो कि 8% है, फिर बलोच जो है वो 3% है, और हिंदको जो है वो 2% है, और ब्रहावी जो है वो 1% है, और दूसरी जो छोटी मोटी लैंग्वेजेस हैं वो ऑलमोस्ट 6% जो है ये बोली जाती हैं। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट यानी कि 100% अगर हम रेशियो देखें लैंग्वेजेस की तो इस तरह से कोई लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सबसे जो मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारे पास उसमें जो है वो पंजाबी है, ठीक है, और साथ में पंजाबी के जो है वो सिंधी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पश्तो की हो गई या फिर बलोची जो है उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो है हमारी पाकिस्तान की मेजर लैंग्वेजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो जुबानें हैं ये इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और कैसे कैसे जो है इनके अंदर जो लिटरेचर है या आर्ट है वो कैसे जो है वो डेवलप हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज की या एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज की, कि जो जुबान है, जुबान का जो इर्तिका है असल में ये क्या है, कि जुबान यहां तक कैसे पहुंची। क्या अब देखिए हम ये मानते हैं कि पहले जमाने में लोग जो है वो जंगलों में रहा करते थे, ऐसा ही है। अब जो लोग जंगलों में रहते थे इसका मतलब वो लोग जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन तो बहुत दूर थे, यानी सिविलाइजेशन तो बहुत बाद में बनी। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो जो जंगल में रहने वाले लोग थे जिन्हें हम जंगली कह सकते हैं, ठीक है, तो वो जंगली इंसान जो है उसकी कोई लैंग्वेज हो, क्योंकि आज हम जंगल में देखते हैं जो लोग हैं तो जंगल में तो कोई जो है वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती। तो जो जंगल में इसका मतलब जो स्टार्ट था, अगर हम इर्तिका की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट में कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि लैंग्वेज के नाम के ऊपर क्या था कि लैंग्वेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो शेप्स थी, ठीक है जी, शेप्स बोली जाती, शेप्स बनाई जाती थी, कोई भी किसी किस्म की शेप। आप अब जैसे हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो जो केव्स हैं पुरानी, जो गारें हैं, उन गारों में से क्या नजर आ रहा है जी, बहुत सी शेप्स पिक्चर्स नजर आती हैं जो आपको सामने नजर भी आ रही है। यहाँ पे कोई शेर है, कोई जो है वो गीदड़ है, कोई किस तरह की है, कोई परिंदे की है, तो मुख्तलिफ तरह की शेप्स थी। अब वो शेप्स उस टाइम पे मैसेजेस कन्वे करने के लिए थी। अब वो क्या मैसेजेस उनसे कन्वे करते थे उस टाइम पे, या उन शेप्स के क्या मीनिंग्स थे, तो ये तो जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सी चीजें डीकोड हो चुकी हैं जो हिस्ट्री के अंदर मौजूद थी, लेकिन बहुत सी चीजें जो है अभी उन पे जो है वो काम जारी है, ठीक है। तो शेप्स बनाई जाती थी, इसी तरह से साउंड्स थे, कोई जो स्पेसिफिक साउंड्स थे। आज भी आप देखिए जंगल में जब जो जाते हैं तो वहां पे क्योंकि जो जितने भी जंगल में चीजें रहती हैं, ठीक है, चरिंद परिंद वगैरह जो हो गए, तो उनकी स्पेसिफिक साउंड्स हैं, तो उन साउंड्स को इंसानों ने सबसे पहले अडॉप्ट किया और वो बोलते तो उससे जो है कोई मैसेज कन्वे करते, इस तरह से जो है मैसेजेस कन्वे किए जाते। तो एक्चुअली में जो लैंग्वेज है वो क्या है जी, वो कल्चरल इंटीग्रेशन है और उसके थ्रू हम फीलिंग्स को या थॉट्स को एक्चुअली में क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अगर जुबान ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने इमोशंस को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। कि एक बंदा जो है अगर जुबान नहीं है तो अब देखिए वो बैठा हुआ एक जगह पे और दूसरे को कैसे बता सकता है वो क्या सोच रहा है। इसका मतलब यह है कि इंसान सोशल एनिमल है, ऐसा ही है, यही कहा गया। और अगर हम देखते हैं इंसान सोशल एनिमल है, इसका मतलब यह है कि वो मिलजुल के रहते हैं। तो मिलजुल के रहने के लिए उनको एक दूसरे से बातचीत करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये फीलिंग्स और थॉट्स को जो है वो शेयर करती है लैंग्वेज। और प्री हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है जी, डिफरेंट शेप्स जो है वो बनाई जाती, साउंड्स होते और सिग्नल्स मुख्तलिफ तरह के जो है वो दिए जाते, जिनको इशारे हम कह सकते हैं। कि इशारे देखिए आज भी जो है वो बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि जो खास करके जो लोग नहीं बोल सकते उनके लिए जो है वो इशारे वगैरह होते हैं, तो उससे जो है उनको कन्वे किया जाता है कि यार इसका मतलब ये है, इसका ये है। तो
ये अभी भी इशारे जो है वो उसी तरह से यूज हो रहे हैं, जो लोग नहीं बोल सकते उनके लिए। तो बोल भी सकते हैं, वो भी दूर से इशारे करते हैं, बहुत से हम सिंबल्स देखते हैं जैसे कि बताए जाते हैं, ठीक है, थम्स अप, थम्स डाउन और इस तरह की बहुत सी चीजें जो है वो हैं, तो ये हिस्ट्री के अंदर यूज होती। फिर क्या हुआ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वक्त के साथ वर्ड्स बने, यानी अल्फाज जो बने वो वक्त के साथ बने, ठीक है। वही जो साउंड्स थे जो किसी टाइम पे बहुत ही अजीब व गरीब थे, या जैसे हम कहते हैं कोई शेर की तरह का धारणा हो गया या कोई बच्चे की तरह का रोना कोई हो गया, कोई भी हो सकता है, जैसे साउंड्स अब कोई भी हो सकते हैं, तो वो साउंड्स आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक आवाज बन गए, प्रॉपर एक वर्ड बन गया, और उसको स्पेसिफिक साउंड को स्पेसिफिक फीलिंग कन्वे करने के लिए बताया गया। तो एक साइड पे जो वर्ड है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, दूसरी साइड पे एक स्पेसिफिक फीलिंग है, तो वो जो फीलिंग कन्वे हो रही है उस वर्ड के थ्रू, इसका मतलब ये है कि वो वर्ड अब फिक्स हो गया उसके लिए। फिर वो हर एक कल्चर के अंदर, मुख्तलिफ लैंग्वेज हम ये जानते हैं, तो फिर वो जैसे जैसे मुख्तलिफ कल्चर्स में जो वो वर्ड्स गए तो फिर वो थोड़े चेंज होते गए आहिस्ता आहिस्ता उस कल्चर के हिसाब से, तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हुई। तो इनिशियल फॉर्म की जो लैंग्वेज थी वो बहुत डिफरेंट थी आज की लैंग्वेजेस से। आज अगर हम सिर्फ सिंपल उर्दू की भी बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उर्दू के बहुत से फॉर्मेटिव फेजेस थे, और ये उर्दू जो इस टाइम पे मैं आपसे बोल रहा हूं या जो आप बोलते हैं एक दूसरे से, ये बहुत मुख्तलिफ उर्दू है उस उर्दू से जो एक्चुअली में स्टार्ट में थी, जो हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट हुई थी। वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल और मुख्तलिफ वर्ड्स थे उसके, जो आज जो है एवोल्यूशन के बाद यहां तक पहुंची है। तो हर लैंग्वेज एवोल्यूशन के बाद जो है वो चेंज होगी। इसी तरह से जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी इसी एवोल्यूशन का प्रोसेस का शिकार हुई और वो भी बदली, और उनके अंदर भी बहुत सी फिर मजीद सब लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हुई। तो ये तो है एक्चुअली में लैंग्वेज के, भाई लैंग्वेज कहां से आई और क्या जो है वो प्री हिस्ट्री के अंदर क्या था। अब ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं जी जुबान की हद तक की, कि ये जो लैंग्वेज है डेवलप हुई ये जुबान की हद तक, लेकिन लैंग्वेज राइटिंग में जो है वो कैसे आई, तो ऑब्वियसली वो भी स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है, कि वही इर्तकाई मराइल जो है वो बोलते बोलते जो शेप्स तो जी एक्चुअली में जो शेप्स बनाई जाती थी वही शेप्स आहिस्ता आहिस्ता करते करते किसी ना किसी शक्ल में वर्ड्स भी बने। तो शुरू की जो लैंग्वेजेस थी वो लिमिटेड थी और उनमें सिर्फ बोला जाता था, ठीक है। जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी, लिखना था, वो तो लोगों को ऑब्वियसली नहीं आता था। तो अब जब लिखना आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीखा तो उसमें जो सबसे पहले लिटरेचर डेवलप हुआ उसको कहा गया फोक लिटरेचर, ये इसको हम कहते हैं लोक अदब, ठीक है। लोक अदब किसी भी इलाके का जो रीजनल लिटरेचर होता है, किसी भी सब डिवीजन का, गांव देहात का, अगर आप कह लें किसी सब रीजन का, तो उसको वहां पे जो लिटरेचर होता है उसको लोक अदब कहा जाता है, जिसमें किस्से कहानियां बताए जाते हैं कि भाई तुम्हारे दादा ने ये किया, या फलां वॉरियर था हमारी नस्ल से उसने ये किया। तो इस तरह की किस्से कहानियां जो है वो एक्चुअली में फोक लैंग्वेज के अंदर आते हैं, फोक लिटरेचर के अंदर आते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए और सीरियस राइटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, और उसके अंदर फिर जो है वो ऑथेंटिक लिटरेचर आया, फिर प्रोज राइटिंग आई, फिर पोइट्री आई, यानी पहले पोइट्री आई उसके बाद प्रोज राइटिंग आई, तो फिर पोइट्री से होते होते प्रोज तक पहुंचे। तो ये जो है राइटिंग के अंदर यानी लिखने के अंदर जो है फिर वो लैंग्वेज आ गई, पहले बोली जाती थी, फिर बोलने से आहिस्ता आहिस्ता लिखने तक पहुंची। तो ये जो है एवोल्यूशन के फेजेस इसके बने। अब अगर हम बात करें लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान जो है वो हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री के बहुत से यहां पे कल्चर्स मौजूद हैं और हिस्टोरिकली पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। तो सिमिलरली जब हिस्ट्री के अंदर अगर यहां पे बहुत सी सिविलाइजेशंस रही हैं, बहुत सी तहजीबें पाकिस्तान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मौजूद थी, तो वो जो तहजीबें थी, जो सिविलाइजेशंस थी, एक्चुअली में वो सिविलाइजेशंस क्या थी, वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलती थी, मुख्तलिफ जुबानें थी उनकी। तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जो जुबानें हैं वो पुरानी हैं और बहुत ही एंशिएंट जो है वो लैंग्वेजेस हैं। तो हम ये कह सकते हैं रिलिक्स जो हमें यहाँ पे मिले हैं, जो हमें आसार मिले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत सी सिविलाइजेशंस के हैं, जिसमें खास करके हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी दरियाए सिंध की जो तहजीब है हमारी, उसकी हम बात करते हैं। हिस्ट्री में ऑलरेडी मैं इसकी बात कर चुका हूं, ठीक है। उसमें हम बात करते हैं जी हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की, जो मेजर सिटी थे, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस जो बोली जाती थी वही किसी ना किसी शक्ल में आज जो है हम ये देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें जो पाकिस्तान की लैंग्वेजेस है उनकी हमें असरात नजर आते हैं यहाँ पे। इसी तरह उसके बाद गंधारा सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। अब गंधारा सिविलाइजेशन एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है आज भी हमें जो है वो गंधारा के जो आसार हैं वो टेक्सला के अंदर देखने को मिलते हैं वहां पे, ठीक है। और उसकी लैंग्वेज भी वहां पे मिलती है, गो कि वो अभी तक डिकोड नहीं हो सकी कंप्लीटली, लेकिन किसी ना किसी लेवल के ऊपर वो हुई, ठीक है। और हर लैंग्वेज जो है उसके अपने फीचर्स हैं। ऑब्वियसली अब हर लैंग्वेज है, जैसे सिंधी है तो हम ये मानते हैं, तो सिंधी के जो है वो अपने फीचर्स हैं, अपने जो है वो उसका हर स्टाइल है, पंजाबी जो है वो उसका अपना स्टाइल है, तो हर लैंग्वेज जो है उसके अपने फीचर्स हैं।
और यहाँ पे उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसके साथ साथ उर्दू के साथ साथ 30 मुख्तलिफ जुबानें, जैसे मैंने कहा मेजर लैंग्वेजेस, जो माइनर हैं वो 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन मेजर लैंग्वेजेस 30 के करीब पाकिस्तान में जो है वो बोली जाती हैं, जो रीजनल हैं, जिनमें सबसे मेजर हमने कहा पंजाबी है, फिर सिंधी है, फिर पश्तो है और फिर बलोची है। एक्चुअली में ये इसी हिसाब से इनकी आबादी भी है, तो आबादी के हिसाब से ही बोलने वाले भी तय होंगे ऑब्वियसली। अगर हम बात करते हैं अब उर्दू की, ठीक है, उर्दू की इंपॉर्टेंस की और उर्दू की हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो देखिए उर्दू सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, यानी हमारी कौमी जुबान जो है वो उर्दू है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन के लिए है और साथ में इंटीग्रेशन के लिए है, क्योंकि उर्दू वो वाहिद जुबान है। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान इसके ऊपर सम टाइम जो है वो क्लेम भी किया जाता है कि यार उर्दू जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जो है वो नहीं बोली जाती, ठीक है, जब ये बोली नहीं जाती तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो है वो सरकारी, हम इसे कह लें, या ऑफिशियल लैंग्वेज, हम कैसे इसे नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, तो ये कौमी जुबान हो नहीं सकती, क्योंकि कौमी जुबान वो होती है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो हमारी जो कौमी जुबान है मे बी वो पंजाबी हो सकती है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एक फेडरेशन है, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, तो अगर वो पंजाबी होगा तो ऑब्वियसली पंजाबी सिंधियों को समझ नहीं आएगी और बलोचियों को भी समझ नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो सब जो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करे, पूरे के पूरे पाकिस्तानियों के लिए, जैसे एक आइडियोलॉजी है, हम ये मानते हैं, ठीक है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी आइडियोलॉजी है, सिमिलरली हमारी लैंग्वेज भी उर्दू है कि ये पूरे पाकिस्तान को समझ आती है, चाहे वो बोल ना सके, चाहे एक बलोची शख्स या एक पश्तो जो है वो उर्दू बोल ना सके, लेकिन अल्टीमेटली वो उसे अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है, इसलिए हमारी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्लेम किया जाता है कि भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, और स्टार्ट में पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम था। आपने देखा स्टार्ट में, अगर हम ये देखते हैं कि भाई बांग्लादेश जो हमसे जो है वो क्यों जुदा हुआ, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल था वो लैंग्वेज का भी था, कि एक जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी लैंग्वेज के ऊपर 1951 से, तो उसने बहुत ज्यादा जो है ये एक ड्रिफ्ट क्रिएट किया पाकिस्तान में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा और बंगाली को स्टार्ट में नहीं कहा, लेकिन बंगाली बोलने वाले ज्यादा थे और उर्दू बोलने वाले कम थे, यानी उर्दू बोलने वाले अगर 3.5 मिलियन के करीब थे, ठीक है, तो जो बंगाली बोलने वाले थे वो तकरीबन 7.5 के करीब थे। तो उन्होंने कहा हमारी जो लैंग्वेज है ज्यादा बोली जाती है, इसलिए ये ऑफिशियल होगी। फिर बाद में गो कि इन दोनों को ऑफिशियल किया गया, ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा उर्दू को लेके। और उर्दू जो है वो लिंगुआ फ्रिंका है, इसका मतलब यही है कि ये वाइडली अंडरस्टैंड होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर तरह से एडॉप्टिव है, इसके अंदर हर तरह के लैंग्वेज के वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये भी हम ये कहते हैं नेशनल यूनिटी है, और इसके अंदर भी बहुत सी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजेस आई हैं, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, कल्चरल जो हेरिटेज है हमारा, जो हमारा विरसा है जिसे हम ये कहते हैं, ठीक है जी, कि हमारा विरसा क्या है जी, हमारा विरसा है हिंदुस्तानी सकाफत से आया, जो मुसलमानों की सकाफत थी, ठीक है, तो मुसलमानों की सकाफत के अंदर जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी जो लैंग्वेज, वो उर्दू थी एक्चुअली में। गो के स्टार्ट में तो पर्शियन थी और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल थी, लेकिन पर्शियन हर कोई नहीं बोल सकता था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो नई लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो उर्दू थी, इसलिए हमारा कल्चरल हेरिटेज भी है जो उर्दू है। और पाकिस्तान से पहले की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि भाई इंडियन मुस्लिम से इसको एसोसिएट किया जाता है, इसी वजह से हिंदू जो है वो इससे काफी ज्यादा नफरत भी करते थे, इसी वजह से जो 1867 है उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी हम जिसे कहते हैं, यानी उर्दू हिंदी तनाजा, वो इसी बात के ऊपर हुआ कि हिंदू ये कहते थे कि संस्कृत जो है या जो उनकी हिंदी लैंग्वेज है एक्चुअली में जो संस्कृत के अंदर लिखी जाती है, तो वो ये नहीं मानते थे कि भाई उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो, क्योंकि उर्दू मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, या इनके साथ उर्दू के इमोशंस जुड़े जाते थे कि भाई उर्दू मुसलमानों की जुबान है, खुद ही हिंदुओं ने इसको जो है वो मुसलमानों की जुबान कह दिया, क्योंकि जो बाहर से मुस्लिम आए थे खास करके जो पर्शियन बोलते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वहां उस पर्शियन की वजह से यहाँ पे ये उर्दू जो है वो बाकी लैंग्वेज के साथ मिक्स होकर डेवलप हुई, तो इस वजह से फिर उर्दू के साथ हमारी खास जो है वो शनासाई पैदा हुई। इसी वजह से कायदे आजम जो है जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के बाद कायदे आजम ने उर्दू को ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, नेशनल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया, ठीक है, तो ये हमारी नेशनल यानी कौमी जुबान जो है वो बनी। अब ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए कौन सी होती है, वो जो ऑफिस के अंदर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि वो ऑफिस के अंदर बोल जाती है, जितना काम है आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में होता है, तो उर्दू हमारी कौमी जुबान है। वो कि इसके ऊपर भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए थे 3-4 साल पहले कि भाई उर्दू को ही हम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज करें और उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करें, लेकिन वो फिर आपको पता है कि वो हो नहीं सका हमारी, चाहे वो एलीट क्लास उसके अंदर आ रही हो या जो भी हो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो जाहिर बात है एक बैरियर है आम लोगों के बीच में और खास लोगों के बीच में, तो उसको खत्म करना इतना आसान शायद नहीं है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो सब खास लोगों के पास है। तो अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ उर्दू की, कि उर्दू लैंग्वेज जो है इसकी एवोल्यूशन या इसका इर्तिका जो है वो कैसे हुआ, तो उसमें देखिए अब क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जैसे हमने कहा कि वो स्टार्ट से तो थी नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप हुई, ठीक है, स्लोली स्लोली डेवलप हुई, तो ये हिंदी लैंग्वेज है और
अब ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से बनी, जिसमें हिंदी हम इसे कह सकते हैं, वो हिंदी जो हिंदुस्तान के अंदर एक्चुअली में उस टाइम पे बोली जाती थी, ठीक है। और उस तरह से ये आर्यानी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो आर्यानी लैंग्वेज से आई। जो आर्यंस थे जिनको हिंदू कहा गया, जो कि 1500 बीसी के अराउंड जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आए, तो जो उनकी लैंग्वेज थी उनकी लैंग्वेज को हिंदी कहा गया, और वही हिंदी जो है बाद में आहिस्ता आहिस्ता बाकी लैंग्वेजेस उसमें शामिल हुई उस हिंदी के अंदर, तो वो फिर उर्दू बनी। और ये जो इवॉल्व होना स्टार्ट हुई, ठीक है, वो 13th और 14th सेंचुरी में बहुत तेजी से इवॉल्व हुई। और क्योंकि इस टाइम 13th और 14th सेंचुरी में इसलिए इवॉल्व हुई क्योंकि मुस्लिम कंक्रोरर्स जो थे, जो मुस्लिम फातिहीन थे, वो जब यहां पे आते, ठीक है, बाहर से पर्शिया से आते या अफगानिस्तान से आते या जो टर्क आए यहां पे, तो वो सारे के सारे अपनी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस लेके आए वो कंक्रोरर्स, और वो अपनी आर्मीज लेके आए। उस आर्मी के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग होते, तो वो जो है फिर वो अरेबिक भी बोलते, जो बाहर से लोग आए थे वो पर्शियन भी बोलते। उस टाइम पे जो सबसे मेजर लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, ठीक है, पर्शियन थी, साथ में अरेबिक थी, और साथ में जो टर्क आए यहां पे तो उन्होंने तुर्की जुबान भी बोली, जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत जो है वो टर्कों की थी यहां पे, जो 1206 के अंदर जो है स्टार्ट हुई। उससे पहले भी जो हमारे यहां पे मोहम्मद बिन कासिम वगैरह जो आए, तो वो क्या लेके आए, अरेबिक लेके आए। इसका मतलब जो 712 के अंदर जो मोहम्मद बिन कासिम आया यहां पे, तो वो अपने साथ अरबी जुबान लेके आया। इसी तरह से बाद में जो पर्शियन आए या जो टर्क आए, तो ये तीनों मुख्तलिफ तरह के लोग थे, अपनी आर्मीज के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे, तो इनकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस थी। ये सारी लैंग्वेजेस जो हिंदी के साथ जब मिक्स हुई, यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो हिंदी थी हिंदुस्तानी की, तो उसके नतीजे के तौर पर यहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलप हुई उसको उर्दू कहा गया। एक्चुअली में आज भी अगर देखिए आप, तो सिर्फ उर्दू और हिंदी में कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है, और खास करके इनकी राइटिंग में डिफरेंस है, अदरवाइज आपको उर्दू और हिंदी में बहुत ही कम जो है वो डिफरेंस दिखाई देगा। सिर्फ लैंग्वेज का जो है ना, उर्दू हम जो है पर्शियन या अरेबिक के अंदर लिखते हैं, और वो जो है वो संस्कृत के अंदर जो है हिंदी लिखते हैं। वो उनका कुछ स्टाइल आपको पता है, फिर वो कुछ इस तरह का वो लिखते हैं, क्योंकि वो संस्कृत के अंदर पुरानी लैंग्वेज के अंदर अपने कल्चर के साथ वो उस हिसाब से लिखते हैं। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस थी यहां पे, उन इंडियन लैंग्वेजेस के साथ ये उर्दू मिक्स हुई, ठीक है। और उर्दू जो है वो एक्चुअली में जो है वो टर्की जुबान का वर्ड है, जिसका मतलब है लश्कर, यानी कि ये आर्मी से इवॉल्व हुआ, कि जो आर्मी जो खास करके शाहजहां को ये क्रेडिट जाता है कि उनके टाइम पे आर्मी बहुत बढ़ गई। तो वो जो शाहजहां का जमाना था, उस टाइम पे आर्मी में मुख्तलिफ लोग थे, तो मुख्तलिफ जुबानें बोलते, तो उनकी जुबानों के मिक्सचर से जो वर्ड सामने आए, ठीक है, जो कोई अरेबिक का, पर्शियन का, टर्क या हिंदी का कोई वर्ड जो मिला, कोई सिमिलर बना, तो उससे वो एक जो नई लैंग्वेज डेवलप हुई, उसको हमने कहा कि भाई ये जो न्यू लैंग्वेज है वो उर्दू है। अगर ब्रीफ हिस्ट्री हम उर्दू की देखते हैं, उर्दू लैंग्वेज की, तो उसमें देखिए, अब सबसे पहले यह कहा जाता है कि जो ख्वाजा मसूद साद सुलेमान हैं, ये सबसे पहले उर्दू के पोइट हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से था, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले पोइट हैं। तो ये गजनवी सल्तनत के अंदर, यानी उस टाइम पे जिस टाइम पे गजनवीज के अंदर जो है वो लाहौर था, तो उस टाइम पे ये सबसे पहले पोइट हमें नजर आए। इसका मतलब उर्दू इतनी पुरानी है, गजनवी सल्तनत की 10th या 11th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस टाइम पे जो है वो उर्दू को यहाँ पे बोला जाना स्टार्ट हुआ है, किसी टाइम पे उसको लिखना स्टार्ट हुआ। कैपिटल ऑफ गजनी जो था वो लाहौर था, यानी कैपिटल तो हम ना कह रहे हैं, गवर्नर यहाँ के जो है ना गवर्नर, क्योंकि महमूद गजनी ने, हम ये जानते हैं कि 17 बार हिंदुस्तान के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे हमले किए, और मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे गजनवी के ऊपर, महमूद गजनवी के ऊपर इल्जाम लगता है कि उन्होंने लूट मार की और लूट मार के लिए हमले किए। तो उन्होंने यहाँ पे फिर लाहौर का जो गवर्नर बनाया था, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो लाहौर के अंदर जो डेवलप हुई लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को क्योंकि पर्शियन के साथ मिक्स हुई थी वो, ठीक है जी, फारसी जुबान के साथ पर्शियन, यानी तो ये फारसी जुबान के साथ जो मिक्स हुई, तो उस फारसी जुबान के साथ मिक्स होकर फिर ये उर्दू जो है वो बनी। और ये उस टाइम पे महमूद गजनवी के जमाने के टाइम पे यहां पे उर्दू जो है हम ये कहते हैं सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले इनिशियली यहां पे डेवलप हुई, ठीक है। उसके बाद पर्शियन जो है ये लोकल लैंग्वेजेस के साथ मिली, ऑब्वियसली जब जैसे मैंने कहा कि हिंदी खास करके हुई, उसी को हिंदी को हिंदवी भी कहा गया, तो वो फिर जो है बाद में आहिस्ता आहिस्ता उर्दू डेवलप हुई। अब इसको हिंदुस्तानी भी कहा गया स्टार्ट में, क्योंकि मुख्तलिफ नाम थे इसके, तो हिंदुस्तानी भी इसे कहा गया क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती थी। इसी तरह से इसको रेख्ता, बहुत फेमस नाम है इसका, ठीक है, और रेख्ता इसको कहा गया उर्दू को। और अब भी जो है वो रेख्ता आप बहुत सी जगह पे सुनेंगे कि उर्दू को रेख्ता कहा जाता है, जो क्लासिकल उर्दू है उसके लिए खास करके ये वर्ड रेख्ता का जो है वो यूज किया जाता है। फिर शाहजहां की, जैसे मैंने कहा कि शाहजहां के जमाने में जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा फैल गई, तो उस आर्मी में मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो शामिल हुए। तो वो जो मुख्तलिफ तरह के लोग थे, पर्शियन थे, अरेबिक थे, यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में थे, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अपनी इतनी ज्यादा सब डिवीजन है कि आप देख लें यहाँ पे जो है वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उसके अंदर भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी की सारी मिक्स हुई, मर्ज हुई, तो फिर ये जो है उर्दू बनी। और ये जहां पे उर्दू बोली जाती थी उसको फिर उर्दू मोहल्ला उस टाइम पे कहा गया, क्योंकि वो जो जिस बाजार में बोली जाती थी, जहां पे वो आर्मी रहती थी शाहजहां की, वो पूरी पूरा दिल्ली के अंदर, तो वो जो है वो उसको
इसको उर्दू मुअल्ला कहा गया और इसको जो है इंपॉर्टेंट लोग बोलते थे, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस में वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ। क्योंकि जो जुबान खास लोग बोलते हैं, जैसे पहले किस टाइम पे जो है वो कोर्ट्स के अंदर फारसी जुबान जो है वो बोली जाती थी, यानी पर्शियन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी कोर्ट्स के अंदर, तो उसको स्पेशल समझा जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम ये कहते हैं कि जो इंग्लिश है, ठीक है, वो स्पेशल है क्योंकि वो जो है हायर फॉरेन्स के अंदर बोली जाती है, और जो उर्दू है हमारी लोकल लैंग्वेज है क्योंकि हम इसे लोकली बोलते हैं। वैसे ही पर्शियन उस टाइम पे स्पेशल लैंग्वेज थी और उर्दू उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहां पे आई, फिर उर्दू ने पर्शियन को रिप्लेस किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसको उर्दू मुअल्ला भी कहा गया, इसको दक्कनी भी कहा गया, क्योंकि इस टाइम ये हैदराबाद दक्कन में पहुंची तो वो भी क्लेम करते हैं कि भाई उर्दू हमारी है। तो हम ये जानते हैं कि उर्दू के ऊपर बहुत से लोग क्लेम करते हैं। दिल्ली वाले कहते हैं उर्दू हमारी है, दक्कनी कहते हैं उर्दू हमारी है, गुजरात पहुंची तो उन्होंने उसे गुजराती कहा और उन्होंने कहा गुजराती उर्दू हमारी है, ठीक है। इसी तरह से जिस जिस रीजन में ये गई उस रीजन के लोगों ने क्लेम किया कि हमारी जुबान है, ठीक है। और ये इसी वजह से जो इसको लिंग्वा फ्रैंका कहा गया कि ये बहुत ज्यादा एडॉप्टिव है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सी जो है वो लैंग्वेजेस साथ में शामिल हुई। अब अगर हम बात करें फॉर्मेटिव फेजेस की, फॉर्मेटिव फेजेस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो 16th और 18th सेंचुरी है खास करके, इसमें जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो आए, ठीक है, उसमें जो फ्रेंच आए, पहले सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए, तो ये मुख्तलिफ जो अकवाम के लोग थे, जो यूरोपियंस जिनको हम ये कहते हैं, जब यूरोपियंस यहाँ पे आए तो यूरोपियंस की अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी। अब जाहिर बात है पुर्तगीज जो है वो पुर्तगाली बोलते, फ्रेंच बोलते, और ब्रिटेन जो है वो इंग्लिश बोलते। तो ये सारी लैंग्वेजेस भी जो है इनके जो न्यू वर्ड्स जो है वो भी ऐड हुए और फ्रेजेस भी जो है वो उर्दू के अंदर ऐड हुई। तो इसका मतलब जो उर्दू है उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स भी जो है वो शामिल हैं, ठीक है। और इंग्लिश के भी शामिल हैं, पुर्तगीज के भी शामिल हैं और फ्रेंच भी शामिल हैं, क्योंकि वो जो लैंग्वेजेस बोल रहे थे तो उससे भी ये देखिए यहाँ पे कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो आए, दरबार के अंदर आते। तो ये दरबारों के अंदर जब ये आना स्टार्ट हुए तो इनसे जब वो अपनी लैंग्वेज में बात करते, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात होती, तो वो भी उर्दू के अंदर उसने भी जो है मजीद वर्ड्स को अडॉप्ट किया यहाँ पे, तो अपनी जो है वो वसत को बढ़ाया यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम ये कहते हैं जी मोहम्मद अली कुतुब शाह जो हैं, जिनको हैदराबाद का फाउंडर कहा जाता है, जिन्होंने हैदराबाद आजाद हैदराबाद की बुनियाद रखी, ठीक है। तो इन्होंने हैदराबाद और गोलकंडा दोनों स्टेट्स के ये जो है साउथ के अंदर है, साउथ इंडिया के अंदर, ये जो है दक्कन की साइड पर हम ये कह रहे हैं, तो साउथ इंडिया के अंदर ये स्टेट्स जो है इनके ये हेड थे, गवर्नर थे ये इनके। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया जी, पोइट्री के अंदर दीवान पब्लिश किया उर्दू में, यानी उर्दू पोइट्री के अंदर सबसे पहले जो दीवान पब्लिश हुआ और जिस फर्स्ट ऑथर जिनको हम मानते हैं वो कौन थे जी, मोहम्मद अली कुतुब शाह थे। तो ये जो कुतुब शाह थे एक्चुअली में इन्होंने सबसे पहले क्या किया जी, उर्दू के अंदर दीवान अपना पब्लिश किया। उसके बाद अगर हम प्रोज राइटिंग की बात करते हैं, ये तो पोइट्री के अंदर है, शायरी के अंदर, तो अगर हम प्रोज नसर निगारी की बात करते हैं, जैसे नसर निगारी ये जिसे लिखा हुआ होता है, जब बुक्स जो लिखी जाती है वो नसर निगारी होती है, उसको प्रोज राइटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोज सबसे पहले लिखना स्टार्ट हुआ पोइट्री से हट के, तो वो फर्स्ट वर्क मुल्ला वही जो है उसने किया, और सबसे पहले सब रस जो है ये मुल्ला साहब ने लिखी, ठीक है जी। इन्होंने क्या लिखा जी, सब रस के नाम से सबसे पहले प्रोज राइटिंग जो है इन्होंने लिखना स्टार्ट की। उसके बाद 18th सेंचुरी में हम ये कहते हैं कि जो उर्दू लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा फैली, 18th और 19th सेंचुरी में खास करके हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा फैली, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी यही बाकी जुबानों के मुकाबले में आसान लगी। इसी वजह से उन्होंने इसे कोर्ट्स की जुबान जो है वो 1937 में कह दिया, यानी कि उर्दू जो है यहां से जब ये कोर्ट की जुबान बनी तो तब जो है वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यहां से स्टार्ट हुई। क्योंकि जब 1837 के अंदर जो है वो अंग्रेज जो थे उनको जब ये आसान लगी और देखा कि हिंदुस्तान के सारे लोग ये बोल सकते हैं, तो कोर्ट्स के अंदर भी जो है उन्होंने क्या किया, इसको लागू कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। तो ऐसे में जो कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो किस में लिखे जाते, वो सारे उर्दू में लिखे जाते। तो ऐसे में जो हिंदू थे उनको इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि भाई ये तो कल को आए हैं और ये इस्लाम भी बाद में आया, हम तो यहाँ के पहले के हैं, मतलब वही जो हम फिर देखते हैं कि टू नेशन थ्योरी जो आती है, जो आइडियोलॉजी की वॉर आती है, तो उसी के ऊपर उन्होंने फिर कहा कि नहीं भाई उर्दू नहीं होनी चाहिए, अगर उर्दू है तो इसे आप जो है वो संस्कृत में लिखें, वो जो उनकी जो जिस लैंग्वेज में वो लिखते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि लिखें ताकि जो है फिर हम ये कह सके कि वो हिंदी है। तो हिंदी को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की, जो कि फिर अगले 20 साल जो है वो चलती रही। तो ये मतलब 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के अंदर उर्दू जो है वो बहुत ज्यादा फैली। उसके बाद हैदराबाद ने इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, हैदराबाद की पूरी स्टेट के अंदर, वहां पे कोर्ट की लैंग्वेज भी यही थी। उसके बाद हायर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इसको हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 1920 के अंदर जो है वो इसको स्टडी किया जाने लगा या इसको पढ़ाया जाने लगा और इसको मीडियम ऑफ एजुकेशन भी बना दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि इसने 18th और 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ हासिल की, खास करके ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसको ज्यादा जो है वो मकाम हासिल हुआ उर्दू लैंग्वेज को।
अब अगर हम बात करते हैं जी रीजनल लैंग्वेजेस की, तो रीजनल लैंग्वेजेस में जैसे मैंने कहा कि 30 जो है वो पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस है, ठीक है, यानी जो मकामी जुबानें से हम कहते हैं या इलाकाई जुबानें आप इसे कह लें, तो इलाकाई जो जुबानें हैं पाकिस्तान की वो 30 के करीब हैं जो बड़ी बड़ी हैं, जिसमें से हम जो है वो 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे उर्दू को देखा तो उर्दू जो है वो हमारी है ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज, यानी वो कौमी जुबान है। कौमी जुबान इसलिए है क्योंकि सारे समझते हैं और बोलते हैं, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है जो हमारे सूबों के अंदर बोली जाती है वो तो मुख्तलिफ है, जो लोकल लेवल के अंदर जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए बोली जाती है वो अलग लैंग्वेजेस हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी पंजाबी की, और हम ये कहते हैं कि पंजाबी जो है वो जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है, जैसे 48% के करीब जो है पाकिस्तान के अंदर पंजाबी बोली जाती है, और पंजाबी के बहुत से जो है मुख्तलिफ डायलेक्ट्स भी हैं, और उस बाकी डायलेक्ट्स को भी मिला के ही जो है सारी को पंजाबी कहा जाता है। अब पंजाबी वर्ड है ये पर्शियन वर्ड है जो पंज और आब से निकला। पंज मतलब 5, ठीक है, और आब मतलब पानी, ठीक है। तो ये जो 5 आप मतलब 5 दरियाओं की जमीन है, इसीलिए लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब को कहा जाता है, कि 5 दरियाओं की जमीन कहा जाता है, ठीक है। और जो एक्चुअली में पंजाबी का जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का मतलब यह है कि जो असल में इसकी लिखने का अंदाज है वो है गुरमुखी, ठीक है। अब ये जो गुरमुखी है एक्चुअली में ये आज भी लिखी जा रही है, लेकिन ये कहां लिखी जा रही है? ये इंडिया के पंजाब में लिखी जा रही है, पाकिस्तान के पंजाब में नहीं, बल्कि इंडिया के पंजाब में आज भी जो रस्मुल खत है, ठीक है जी, वो रस्मुल खत जिसमें पंजाबी लिखी जाती है वो पंजाबी गुरमुखी के अंदर लिखी जाती है, जो उसका ओरिजिनल डायलेक्ट है। और इसी वजह से क्योंकि ये पाकिस्तान के पंजाब के अंदर और इंडिया के पंजाब के अंदर बोली जाती है, एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये लैंग्वेज बोली जाती है, इसीलिए ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आप कह लें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसकी बहुत बड़ी रिकग्निशन है, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में 48% बोली जाती है, बल्कि इंडिया के अंदर बोली जाती है। तो इस तरह से बोलने वाले तकरीबन जो है वो 15 से 16 करोड़ के करीब इस दुनिया की आबादी जो है इसे बोलती है पंजाबी, ठीक है। और पंजाबी जो दुनिया में जहां जहां बसते हैं वहां पे बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसी वजह से पंजाबी की। तो इंडिया के पंजाब में जो आज भी लिखी जाती है वो गुरमुखी है, और स्टार्ट में इसका जो स्क्रिप्ट था वो गुरमुखी ही था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इसे लिखा जाने लगा उर्दू के अंदर और पर्शियन के अंदर, क्योंकि उर्दू और पर्शियन जो है वो थोड़ा आसान थे पाकिस्तानियों के लिए अरबिक की वजह से, क्योंकि अरबिक जब से फिर इस्लाम आया तो फिर लोगों ने अरबी पढ़ी, ठीक है, और फिर दूसरा इनका जो कल्चर था, कल्चर हेरिटेज, वो पर्शियन या उर्दू फिर बाद में बना, तो उसी वजह से इसको इन्होंने आसानी से लिखना जो है वो सीखा। तो अभी भी हम जो पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू लिखते हैं वो उर्दू के अंदाज में, सॉरी पंजाबी जो लिखते हैं वो उर्दू के अंदाज में लिखते हैं, उर्दू के रस्मुल खत में या पर्शियन के रस्मुल खत में, और इंडिया के अंदर इसको गुरमुखी लिखा जाता है, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो गुरमुखी है, ठीक है। अब अगर ओरिजिन ऑफ पंजाबी की बात करते हैं कि भाई इसका ओरिजिन कहां से है, ये कहां से एक्चुअली में पंजाबी जुबान आई, कहां से है, इसका मंबा क्या है, ठीक है, कहां से निकली, तो ये माना जाता है कि ये बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है, बहुत ही कदीम जुबान है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। और ये ड्रेविडियन जो लैंग्वेज है उससे ये डिराइव हुई, या वहां से जो लैंग्वेज आई जो कि हड़प्पा के अंदर यहां बोली जाती थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जिसे कह रहे हैं 2500 बीसी के अराउंड में। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 मेजर जो है उनकी सिविलाइजेशन थी, या 2 मेजर सिटीज हम कह लें, एरियाज कह लें, रीजन्स। एक पंजाब के अंदर था जिसे हमने कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन जो साहिवाल के करीब है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सिंध के अंदर है, मोहनजोदड़ो। तो सिंध के अंदर तो जो सिंधी लैंग्वेज है उसके ऊपर हमें उसका असर नजर आएगा जो मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज थी, लेकिन जो हड़प्पा के अंदर बोली जाती थी यहां पे पंजाब के अंदर, ठीक है, वो उस टाइम पे तो उसको ड्रेविडियन लैंग्वेज कहा गया। तो ये जो पंजाबी है ये एक्चुअली में उसी ड्रेविडियन लैंग्वेज से ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन, आज से 2500 बीसी की जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे जो बोली जाती थी वो उस लैंग्वेज में से पंजाबी का ओरिजिन है, या वहां से ये निकली है। फिर प्रॉपरली हमने इस पंजाबी को देखना कब स्टार्ट किया? महमूद और गजनवी के जमाने में 1000 एडी में, जब महमूद और गजनवी यहां पे आया और उसने अपने फतूहात का सिलसिला जो है वो अगले 30 साल तक यहां पे जारी रखा, तो उस टाइम पे हमें यहां पे पंजाबी जो है वो मजीद फ्लो होती हुई, या पाकिस्तान का जो खास करके रीजन है इसमें हमें ज्यादा जो है वो देखने को मिली, और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे फैली, ठीक है। बाकी इसकी जो पुरानी लैंग्वेज है वो ड्रेविडियन है, या दरावड़ी जुबान जिसे हम ये कहते हैं। अब इसके ऊपर फिलहाल हिस्ट्री के अंदर बहस है कि ड्रेविडियंस फिर कहां गए, कहां रहे और क्या हुआ, और अब इनकी लैंग्वेजेस के जो वो, क्योंकि सारी की सारी जो हड़प्पा की लैंग्वेज है वो डिकोड नहीं हो सकी, कुछ लैंग्वेज जो है वो डिकोड हुई है। अब अगर इनमें हम बात करते हैं बड़े बड़े नाम की हिस्ट्री के अंदर, उसके डायलेक्ट्स की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो अमीर खुसरो हैं 14th सेंचुरी में जो है सबसे पहले इनका नाम आता है पंजाबी के अंदर, कि पंजाबी के सबसे पहले और सबसे पुराने जो शायर थे वो अमीर खुसरो थे, ठीक है, जो 14th सेंचुरी के अंदर थे, और ये लाहौर से इनका जो है वो ताल्लुक था, ठीक है।
और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब इस लैंग्वेज के डायलेक्ट्स के हवाले से, तो मुल्तानी लैंग्वेज जो है, या मुल्तानी, इसको सराइकी नॉर्मली पाकिस्तान में कहा जाता है, सराइकी भी इसका डायलेक्ट है, जागटी जो है इसका डायलेक्ट है, हिंदी जो है इसका बहुत से डायलेक्ट है। और फिर ये जो अलबैरूनी खास करके जिस टाइम पे यहां पे था महमूद गजनवी के जमाने में, तो उसने बहुत सी बुक्स को ट्रांसलेट किया पर्शियन में, ठीक है, और बहुत सी बुक्स जो है वो इस रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी जो है वो ट्रांसलेट हुई, तो उसमें भी हमें पंजाबी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अगर हम डायलेक्ट्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि पूरे का पूरा जो पंजाब है, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है, हम कहें पाकिस्तान का पंजाब है या फिर वो इंडिया का पंजाब है, ये सारे के सारे इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब को मिला के जहां जहां पंजाबी बोली जाती है, इसके बहुत ही मुख्तलिफ जो है वो डायलेक्ट्स हैं। यानी आप ये कह लें तकरीबन 30 से ज्यादा जो है वो सिर्फ पंजाबी के अंदर डायलेक्ट्स हैं। हम ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी रीजनल लैंग्वेजेस पाकिस्तान के अंदर 30 हैं, बिल्कुल हम फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई जो 30 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं, जो इसके लिखने के अंदाज हैं या बोलने के अंदाज हैं, डायलेक्ट्स का मतलब ये है, ठीक है, तो जिसमें डायलॉग किए जाते हैं, तो वो 30 से ज्यादा सिर्फ पंजाबी के अंदर हैं। आप यहां पे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो यहां पे आपको ये सारे के सारे जो डायलेक्ट्स हैं पंजाबी के आपको नजर आएंगे, जिसमें हिंदको है, छाची है, कच्ची है, अच्छा चिंडाली है, शाहपुरी है, जंघोई है, थलोपी है, चटावर्दी है, अभी इसके मुझे नाम भी जो है ना वो इतना मुश्किल है थोड़ा सा, मुल्तानी है, ठीक है, डेरेवाल है, रियासती है, अच्छा जी, पहाड़ी है इसी के अंदर, और हिंदको इसी के अंदर है, पोटोहारी इसी के अंदर है, कांगड़ी, डोगरी, माछी, दोआबी, मलाई, पोलाई, भटाई और बागड़ी, ये सारे के सारे जो जितने भी हैं ये डायलेक्ट्स, ये सारे के सारे पंजाब के अंदर बोले जाते हैं। और ये पंजाब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंडिया का भी ये पूरे का पूरा जो पंजाब है, ठीक है, इस पूरे पंजाब के रीजन के अंदर ये सारे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं जो 30 से ज्यादा हैं। तो इन सबको मिला के पंजाबी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं। अब जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े हैं, तो हम ये देखते हैं, हम कहते हैं भी पंजाबी के अंदर जो सराइकी है, हम सराइकी को भी पंजाबी कहते हैं, क्योंकि वो भी इसका हम डायलेक्ट मानते हैं, उसे वो क्लेम करते हैं वो सेपरेट लैंग्वेज भी है, लेकिन हम ये जो क्लेम करते हैं हिस्टोरियंस, वो यही कहा जाता है कि भाई सराइकी भी पंजाबी है। इसी तरह से हम ये कहते हैं जी गोजरी हो गई, ठीक है, अच्छा पोटोहारी हो गई, पोटोहार के रीजन के अंदर जो बोली जाती है, हिंदको जो हो गई, ठीक है, ये हिंदको लैंग्वेज जो है, ये सारी की सारी ये, और पहाड़ी जो लैंग्वेज है ये क्या है जी, खासकर जो कश्मीर के रीजन के अंदर भी बोली जाती है, ये सारी की सारी जो है वो पंजाबी के डायलेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बोले जाते हैं, ठीक है, और बाकी इंडिया के अंदर भी बहुत से जो है वो बोले जाते हैं पंजाबी के। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके अंदर अदब की, यानी पंजाबी अदब की अगर हम बात करते हैं कि लिटरेचर के अंदर इसके अंदर क्या था, तो देखिए लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर बहुत कमाल है, बहुत शानदार है और बहुत कमाल है पंजाबी लिटरेचर, और बहुत ज्यादा वास्ट भी है पंजाबी लिटरेचर, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम ये कहते हैं कि भाई पंजाबी में लिटरेचर कहां से स्टार्ट हुआ, तो हम ये कहते हैं कि वो सूफियों ने स्टार्ट किया। जो सूफियात है यहां पे हिंदुस्तान के अंदर, खास करके पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर जो सूफीज्म है, आपको पता है कि सूफीज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जितना भी इस्लाम हम ये कहते हैं यहां पे हिंदुस्तान में फैला, वो सारा का सारा सूफीज्म की वजह से ही फैला, ठीक है। तो ये जो सूफीज थे, जो अल्लाह वाले थे, इन्होंने जो है सूफिया ने सबसे पहले पंजाबी को अडॉप्ट किया, और पंजाबी को अडॉप्ट करके अपनी प्रीचिंग्स जो है, अपनी मजहबी तालीमात जो है उसको आगे फैलाया। उसकी वजह यह थी कि पंजाबी में ही क्यों फैलाव इसका किया, क्योंकि पंजाबी लोकल लोगों की जुबान थी, आम लोगों की जुबान थी, और इस्लाम आम लोगों तक ही पहुंचाना था, इसीलिए जो है इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया। तो जैसे हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर की हम रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं कि ये फर्स्ट पंजाबी पोइट इन्हें माना जाता है, ठीक है, ये सूफी पोइट थे और पंजाबी पोइट थे जिन्होंने सबसे पहले पंजाबी में बहुत काम किया, ठीक है। इसके बाद हम ये कहते हैं जी महादुर लाल हुसैन की बात करते हैं, वो सूफी पोइट थे, इन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, सुल्तान बाहू की बात करते हैं, बुल्ले शाह की बात करते हैं, अच्छा जी वारिस शाह की बात करते हैं, हाशिम शाह की बात करते हैं, और हाफिज बरखुदार की बात करते हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग्स है जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े जो है वो नाम है पंजाबी लिटरेचर के अंदर, जिन्होंने 14th सेंचुरी से लेके तकरीबन कुछ 17th और 18th सेंचुरी तक जो है वो बहुत बड़ा काम किया पंजाबी लिटरेचर के अंदर, ठीक है। अब पंजाबी के थीम्स में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है प्रोज राइटिंग भी है, और इसमें पोइट्री, तो सबसे पहले स्टार्ट ही पोइट्री हुई, यानी पहले पोइट्री स्टार्ट हुई, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोज राइटिंग स्टार्ट हुई, और वैरायटी है बहुत ज्यादा पंजाबी के अंदर, ठीक है। पंजाबी के जो थीम्स हैं पोइट्री के, उसके अंदर भी वैरायटी है, ठीक, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई उसमें लव स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं, लव फोक जो है वो टेल्स मिलती हैं, एपिक है, ठीक है, सूफीज्म है उसमें हमें देखने को मिलता है पंजाबी पोइट्री के अंदर। स्पिरिचुअलिटी के बहुत से टॉपिक्स हैं, मोरालिटी के हैं, और
ये सारे के सारे हमें पोइट्री के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये बहुत बड़ा खजाना है पंजाबी लिटरेचर के अंदर, ये जितना भी हमें देखने को मिलता है पंजाबी लिटरेचर, ठीक है। और ये जो पोइट्री थी, इसी पोइट्री के थ्रू एक्चुअली में जो है वो इस्लाम स्प्रेड हुआ। आज भी अगर आप वो पोइट्री जो बुल्ले शाह की थी, जो बाबा फरीद की थी, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपको जो है वो फील होता है कि वो आपसे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जब लोगों से इसी जुबान में कम्युनिकेट किया जाता तो उससे क्या हुआ, इस्लाम की जो प्रीचिंग्स थी वो बहुत तेजी से फैली, ठीक है। और सोशल थीम्स हैं इसके अंदर, पॉलिटिकल थीम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी हर तरह का थीम जो है वो इस हमें पंजाबी लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। और इसमें बहुत से जो है फेमस पीपल मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा ये बड़े बड़े नाम हैं। और जो सबसे ज्यादा अदब के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो मोस्ट फेमस स्टोरीज जो हम देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं जी, हीर रांझा की स्टोरी जो वारिस शाह ने लिखी, उसने कमाल हासिल किया अपने टाइम पे, ठीक है। सस्सी पुन्नू की जो स्टोरी है हाशिम शाह ने लिखी, उसने कमाल हासिल किया। सोहनी माहेवाल की जो स्टोरी है फजल शाह ने लिखी, इसने कमाल हासिल किया। मिर्जा साहिबा जो है हाफिज बरखुरदार ने लिखी। तो ये चार बहुत ही बड़े नाम है पंजाबी लिटरेचर के अंदर, पंजाबी प्रोज के अंदर, ठीक है। इन्होंने जो है ये लव स्टोरीज लिखी। अब ये अलग क्लेम है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये रियल स्टोरीज थी, और कुछ ये मानते हैं कि भाई ये इन्होंने सिर्फ जो है वो अदब के हिसाब से लिखी और इनमें रियलिटी नहीं थी। लेकिन बहुत से लोग जो है, अक्सरियत यही मानती है कि ये पंजाब की जमीन के लव स्टोरीज थी और रियल लव स्टोरीज थी, और इसी के ऊपर इन्होंने जो है ये पूरे का पूरा लिखा। और ये जो स्टोरीज है, क्योंकि फिर ये हर आम और खास ने पढ़ी, उस टाइम पे भी पढ़ी और आज भी लोग इन्हें स्टडी करते हैं, तो इससे पंजाबी की जो वुसअत है वो बहुत ज्यादा फैली। पंजाबी की जो एक किस्म का आप ये कह लें कि जो लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है अडॉप्टेबिलिटी आई। तो ये बहुत इन्होंने कमाल किया इसके अंदर। हिस्ट्री के ग्लिम्सेस की बात करें तो पंजाबी जो है वो सोशली भी यहां पे थी, रिलीजियस एस्पेक्ट से यहां पे थी, तो हर लिहाज से, यानी अगर आप कहें तो ये सोशल थी, पॉलिटिकल थी, और हर तरह से यहां पे जो है वो बोली जाती थी, और खास करके रिलीजियस पर्पसेस के लिए यहां पे जो है वो बोली जाती थी, और उसको मैसेज कन्वे करने के लिए बोला जाता था। अब अगर फॉर्म्स की बात करें पंजाबी के अंदर, देखिए पंजाबी लिटरेचर में जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, और आज भी जो है वो वैसी मौजूद है और वो आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत ही चीज़ें जो है बहुत ही मतलब वर्सटाइल चीज़ें हैं पंजाबी के अंदर, ठीक है। जिसमें आप ये देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं काफ़ी है, वार है, टप्पा है, ढोला है, दोहा है, सतानी है, माइया है, पट्टा है, और बोलियां हैं पंजाबी बहुत सारी, ठीक है जी। आपको कुछ तो पता होंगी, कुछ आपको नहीं पता होंगी, और कुछ मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। लेकिन बहुत से हम ये सुनते हैं कि जो भी शादी होती है हमारे यहाँ पे, लोकल मैरिजेस जो होती हैं, इवन वो किसी और अगर रीजन के अंदर भी हो रही हैं, तो वहां पे भी पंजाबी की ये इतनी फेमस है कि वहां पे भी जो है वो बोली जाती हैं, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए। धमाल है, इसी तरह से तूमर है, भंगड़ा है, लुड्डी है, ये सारे का सारा पंजाबी कल्चर है, और ये पंजाबी कल्चर पंजाबी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, ठीक है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में इसको जो है प्रोज राइटिंग में प्रॉपर जो है वो मकाम मिला पंजाबी लिटरेचर के अंदर, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई, ड्रामास लिखे गए, नॉवल प्रोड्यूस किए गए, और क्रिटिसिज्म की राइटिंग भी जो है, तनकीदी राइटिंग भी पंजाबी के अंदर जो है मौजूद है। और इस टाइम पे पंजाबी अदब जो है वो बहुत ही वर्स्ट और बहुत ही आगे है। तो ये यहाँ पे हमारे पास पंजाबी जो है वो जुबान खत्म हुई। तो उर्दू और पंजाबी का आपने देखा कि भाई उर्दू की फॉर्मेटिव फेजेस और कहाँ कहाँ से आई, और पंजाबी जो है वो कितनी डेप्थ है और कहाँ कहाँ से ये यहाँ तक पहुंची, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो मजीद हम बात करेंगे, जो बाकी जो 3 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।